हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं एक इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को जल्दी पिकअप कैसे करें। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब उनको तीनों नलियों में ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज बहुत बढ़ चुका होता है, हार्ट अटैक लेके आते हैं। हार्ट अटैक ऑब्वियसली बीमारी का लास्ट स्टेज है। जब नली 100% बंद हो जाए उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं साहब ये पेशेंट को तो हार्ट अटैक आ गया, रिलेटिव्स पूछते हैं हमें है कि नहीं, कैसे डिटेक्ट करें। हमारे फ्रेंड को, हमारे रिलेटिव को, इसको भी कल तक कोई सिम्टम्स नहीं थे, कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉब्लम है या नहीं, कैसे डिटेक्ट करें, क्या इसका कोई सिंपल टेस्ट है कि नहीं, या हर एक पेशेंट को एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है क्या, और अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत भी है तो कितने इंटरवल्स पे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर 2-2 महीने में आप एक एंजियोग्राफी करा के देख रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी सेफ टेस्ट तो नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क है। तो क्या टेस्ट हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस को पिकअप कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस पे, और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली उनके लिए हमने ये टॉपिक को बनाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक को एंड तक देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें चैनल को चलाने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। और डेफिनेटली जब कोई हम नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप उस कंटेंट को जल्दी देख के उसका लाभ उठा सकते हैं, इसलिए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस को कैसे पिकअप करें, अर्ली डिटेक्शन कैसे करें और इसके टेस्ट क्या है। बेसिकली हार्ट का नली का ब्लॉकेज जो एक स्लोली प्रोग्रेसिव चीज़ है, धीरे धीरे करने वाली चीज़, बढ़ने वाली चीज़ है। 10%, 20%, 30% करके धीरे धीरे करके बढ़ती है, साल दर साल, लेयर बाय लेयर नली में कोट दर कोट कोलेस्ट्रॉल जमा होते रहता है। सडनली जो नलियाँ नॉर्मल है उसमें भी कभी कभार हार्ट अटैक आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नॉर्मल नली में बिना ब्लॉकेज के हार्ट अटैक नहीं आ सकता, उसका आने का चांस लेकिन 5 to 10% ही है। 90% ऑफ द केसेस में ब्लॉकेज धीरे धीरे करके 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक जाता है और फिर सडनली 70 या 80 से सडनली 100 पर चला जाता है जब वो प्लाक रप्चर होता है या ब्लॉकेज के ऊपर का जो मेम्ब्रेन है वो फट जाती है, प्लेटलेट आके जमा हो जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स ट्रिगर हो जाते हैं और उसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आ जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये जो हार्ट अटैक है वो बीमारी का लास्ट स्टेज है, लेकिन उससे कई साल पहले से ये ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ने का प्रोसेस चालू रहता है। और ये प्रोसेस अगर आप पहले डिटेक्ट कर लो या 70% आने से पहले वाली स्टेज में आप डिटेक्ट कर लो तो आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गाइडलाइंस ये रिकमेंड करती है कि 70% से अगर किसी को कम ब्लॉकेज है तो वहाँ मेडिकल मैनेजमेंट पर या दवा गोली पर ही पेशेंट को चलाया जाता है। 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो वहाँ एंजियोप्लास्टी या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। ये गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं। कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितने परसेंटेज है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर आप अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर लेते तो डेफिनेटली आप दवाओं को ज़्यादा एग्रेसिव कर सकते हो, खून पतला करने की दवा दे सकते हो, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स और उसके रिस्क फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि पेशेंट उसको बेटर वे में मैनेज कर सके और जब भी उसे हार्ट अटैक हो उसे डिटेक्ट करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंच पाए। क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने बहुत सारे वीडियोस में कि हार्ट अटैक के पेशेंट में टाइम की ट्रीटमेंट पर के टाइम की बहुत वैल्यू है। हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो इसलिए जल्दी डिटेक्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसको ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल होता है, मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। तो पहले से ही अगर अटैक आने से पहले डिटेक्ट हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ज़रूरी है ट्रेडमिल टेस्ट करना। सिंपल ईसीजी इको करके काफ़ी लोग हमको पूछते हैं कि साहब ईसीजी कर लिया, इको कर लिया, क्या इससे ब्लॉकेजेस पिकअप नहीं होते क्या? ईसीजी नॉर्मल है तो डज दैट रूल आउट हार्ट अटैक या हार्ट का ब्लॉकेज? ऐसा नहीं होता। नॉर्मल ईसीजी इको जो है हार्ट का स्ट्रक्चरल कंडीशन कैसा है, वैल्व्स की कंडीशन कैसी है, चेम्बर का डायलेशन कितना है, चेम्बर का साइज़ कैसा है, ये सारी चीज़ें बताता है। अगर पुराना हार्ट अटैक आया है तो उससे रिलेटेड अगर स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है तो बताएगा, हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम्स है तो बताएगा। लेकिन अगर किसी को ब्लॉकेजेस हैं या नलियों का क्या स्टेटस है, अगर वो अटैक आने से पहले का स्टेज है तो इवन 90-95% ब्लॉकेज भी इसमें पिकअप नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईसीजी इको रेस्टिंग कंडीशन में किए जाते हैं, यानी जब पेशेंट लेटा हो बैठा हो तब किया जाता है। और व्यक्ति अगर लेटा है बैठा और वो वैसे ही भी एसिम्प्टोमेटिक है तो इसका मतलब हार्ट को रेस्टिंग कंडीशन के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई मिल रहा है, इसीलिए ही वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। ऑब्वियसली नहीं तो वो पेशेंट को अगर पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा होता तो ऑब्वियसली उसको पेन हो रहा होता। हार्ट अटैक एकमात्र कंडीशन है जहाँ पेशेंट को बैठे बैठे भी पेन होना चालू हो जाता है, और बैठे बैठे पेन यूजली तभी होता है व्यक्ति को जब पेशेंट क्लास 4 स्टेटस में चलाता है, यानी सबसे खराब स्टेटस में चलाता है, जब ब्लॉकेज ऑलमोस्ट बड़ी नली में ब्लॉकेज 90 to 95% से ऊपर चला जाता है।
उससे पहले वाली स्टेज में व्यक्ति को यूजुअली उतने सिम्टम्स नहीं होते और रेस्टिंग कैपेसिटी में जितना हार्ट का रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाता है। इसीलिए रेस्टिंग ईसीजी और इको में कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वो एरिया अच्छे से काम कर रहा है। रेस्टिंग में जितना ब्लड सप्लाई उसको चाहिए वो मिल रहा है, तो वो अपना काम कर पा रहा है। रेस्टिंग में उसको अगर 50 ml ब्लड चाहिए तो 50 ml उसको मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब पेशेंट को आप स्ट्रेस करते हो, तब वहाँ पे चेंजेस है या नहीं वो पता चलते हैं। यानी जब हम हार्ट को स्ट्रेस करते हैं तो हार्ट की ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नॉर्मल हार्ट की ब्लड रिक्वायरमेंट अगर एक सेगमेंट की 50 ml है, एक्सरसाइज के दौरान उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा। तो उस स्टेज पे उसकी 50 ml के बदले 100 ml 150 ml ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर नली में ब्लॉकेज है तो वो ब्लड रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, ब्लड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब व्यक्ति का हम स्ट्रेस ईसीजी या स्ट्रेस इको करते हैं तो उसमें ये चेंजेस पिकअप होते हैं। उसमें वो एरिया कम कॉन्ट्रैक्शन करता हुआ दिखता है, या ईसीजी में एक्सरसाइज के दौरान कुछ चेंजेस दिखते हैं, जिसकी वजह से हम ये डिटेक्ट या पिकअप कर सकते हैं कि नली में कोई ब्लॉकेज है या नहीं। हालांकि इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू भी सिर्फ 70% है, और वो भी सिर्फ क्रिटिकल ब्लॉकेजेस के लिए है। यानी 10, 20, 25, 50% वाला ब्लॉकेजेस को ये भी पिकअप नहीं करता है। 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो ही ये पिकअप करता है, क्योंकि जब 30, 40, 50% ब्लॉकेज होता है तब नली का इवन रेस्टिंग के दौरान तो ब्लड सप्लाई एडिक्वेट रहता ही है। एक्सरसाइज के दौरान भी सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट में ब्लड सप्लाई उनको मिल जाता है, क्योंकि नलियों में थोड़ा सा डायलेट करने का भी कैपेसिटी रहता है। तो एक्सरसाइज के दौरान वो थोड़ा सा डायलेट करके काम चला लेती है। व्यक्ति को ना पेन होता है, ना सिग्निफिकेंट इसी चेंजेस आते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट ज़्यादातर अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो यानी क्रिटिकल ब्लॉकेजेस हो तो वहाँ पे आपको डिटेक्शन करके बता सकता है। ज़्यादातर इस लेवल पे अगर ब्लॉकेज पिकअप हो जाए तो ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत लेट नहीं होता। उस स्टेज पे भी अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा है। इससे अर्लियर स्टेजेस पे पिकअप करने के लिए ऑब्वियसली एंजियोग्राफी या इस तरह की चीज़ें चाहिए, पर इतने अर्ली बीमारी को अगर हम पिकअप करने का ट्राई भी करते हैं तो बहुत फ़ायदा नहीं होता। दवा गोली पे वैसे भी पेशेंट को रखना पड़ता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ही रखना पड़ता है। उससे अर्ली स्टेजेस पे अगर आप पिकअप करना चाहते हो तो सीटी एंजियो या रेगुलर एंजियो करके देख सकते हो। पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट जिसका टीएमटी नॉर्मल है उसमें एंजियो करके देखने को, क्योंकि 10, 20, 25% का ब्लॉकेज काफ़ी लोगों में मिल सकता है। सब में मिलेगा ऐसा नहीं कहता हूँ, पर ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ नॉर्मल जनता में भी 10, 20, 25% का ब्लॉकेज मिल सकता है। उसकी कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। उसके लिए आप दवा ना भी लो तो भी चलेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, एक्सरसाइज करो, जो कि सबको करना चाहिए। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहे बीमारी ना भी डिटेक्ट हो या जो नॉर्मल भी आए तो भी करना चाहिए। यानी बेसिकली अच्छा खाना, तेल की कम लेना, नमक कम लेना, शुगर कम लेना, एक डाइट पर ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेना, ये तो हर व्यक्ति के लिए ही अच्छी हिदायत मानी जाती है। तो इसीलिए 70% से कम ब्लॉकेज अगर हो तो उसको डिटेक्ट करने का फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसको करने के लिए ज़्यादातर केस में आपको एंजियो ही लगेगा। 70% से ज़्यादा अगर ब्लॉकेज हो तो आप ट्रेडमिल टेस्ट पे उसको पिकअप कर सकते हो। यानी 70, 80, 90 इस लेवल पर अगर ब्लॉकेज हो, 60 to 80, 90 के लेवल पे ब्लॉकेज हो तो आप उसको ट्रेडमिल पर पिकअप कर सकते हो। पर ट्रेडमिल में भी प्रेडिक्टिव वैल्यू सिर्फ 70 to 75% से ज़्यादा नहीं होती। स्ट्रेस इको इसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जिसमें एक्सरसाइज से पहले का हम इको देखते हैं और एक्सरसाइज के बाद का, इमीडिएट बाद का इको देखते हैं। तो उसमें ईसीजी के चेंजेस तो आते ही हैं, साथ में कोई स्पेसिफिक सेगमेंट में अगर कोई कम कॉन्ट्रैक्टिलिटी या ब्लॉकेज दिखता है तो वो एरिया इको में कम कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखता है। यानी कि एक्सरसाइज से पहले अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था लेकिन एक्सरसाइज के बाद कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसा कि हमने कहा, बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर उस एरिया में ब्लड सप्लाई कम है तो जब वो काम जब उसको एक्सरसाइज हम करवाएंगे, स्ट्रेस करेंगे तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई जब उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी तो वो एरिया कम काम करेगा, जो कि हम इको पे पिकअप कर सकते हैं। और इस तरह के चेंजेस जब हम पिकअप करते हैं तो इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू हालांकि 100% नहीं है, इसका भी 75 to 80% ही है। स्ट्रेस ईसीजी से बेटर है पर 100% इसका भी नहीं है। वैसे पेशेंट्स को हम फर्दर एंजियोग्राफी के लिए भेज सकते हैं। रूटीनली हर पेशेंट का हम एंजियोग्राफी नहीं करते हैं। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स हो, रिस्क फैक्टर्स हो, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हो, तो उनका हर साल 2 साल में ट्रेडमिल करना चाहिए। गाइडलाइंस ऐसा कहती है कि जिन लोग को रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनको 35 वर्ष की आयु के बाद हर 5 साल में एक बार ट्रेडमिल कराना चाहिए। तो इससे कोई एसिम्प्टोमेटिक या सब क्लिनिकल स्टेज में ब्लॉकेज पिकअप हो सकता है और ज़्यादातर ऐसे लोगों को हार्ट अटैक नहीं आएगा। अपने यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि 65-70 की एज में जब पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है तो पता चलता है कि आज तक कभी टीएमटी कराया ही नहीं, कभी ईसीजी कराया ही नहीं, कभी कुछ टेस्ट किया ही नहीं, इसीलिए पता नहीं चला। तो अगर हर व्यक्ति ये ट्रेंड चालू करे कि हर 5 साल में एटलीस्ट एक बार ट्रेडमिल करा ले तो ज़्यादातर केसेस में पिकअप हो जाएगा। सीटी एंजियो इसका एक आसान तरीका है, पर सीटी एंजियो भी कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। किडनी को डैमेज कर सकता है, काफ़ी बड़ा अमाउंट में कॉन्ट्रास्ट उसमें जाता है।
कंप्लीटली नॉन इन्वेजिव टेस्ट ये भी नहीं है, और सीटी एंजियो की रिपोर्ट्स की प्रेडिक्टिव वैल्यू भी 100% नहीं है। 100% प्रेडिक्टिव वैल्यू खाली रेगुलर एंजियो की रिपोर्ट की है, लेकिन रेगुलर एंजियो ऑब्वियसली थोड़ा रिस्की होता है, कैथेटर और कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है, इसलिए हर पेशेंट में वो नहीं करते हैं। जहाँ आप टीएमटी पॉजिटिव आता है या टीएमटी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आता है, वहीं पे रेगुलर एंजियो किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। इसीलिए जब हमारी ओपीडी में कोई पेशेंट चेस्ट पेन लेके आता है तो हम पहले स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, उसका ईसीजी को रूटीन के बाद स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है या हमें सिग्निफिकेंट डाउट लगता है तो ही हम उसका रेगुलर एंजियो करते हैं या सीटी एंजियो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। सीटी एंजियो और रेगुलर एंजियो में क्या डिफरेंस है उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने किया, अपने चैनल पर देख सकते हैं। इनके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है कि क्या प्लसेस है क्या माइनसेस हैं। आज उस टॉपिक के डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक बस ये है कि डिटेक्ट कैसे करना और बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना। उसके बाद अगर रेगुलर एंजियो में आपका ब्लॉकेज 70-80% से ज़्यादा जाता है और सिम्टम्स है तो उसको स्टेंट या बाईपास या ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर कम है तो दवाओं पे चलाया जा सकता है। गाइडलाइंस का ऐसा कहना है कि 70% से कम ब्लॉकेज हो तो दवा पर चलाओ, 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो और अगर पेशेंट को साथ में सिम्टम्स हो, चलने फिरने में सांस फूल रही हो, छाती में दर्द हो रहा हो, घबराहट, पसीना वगैरह हो रहा हो, तो उसमें अपने को एंजियोप्लास्टी का या बाईपास ट्रीटमेंट करना चाहिए। उससे कम अगर ब्लॉकेज हो तो दवा पर चलाया जा सकता है। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपको ब्लॉकेज डिटेक्ट करना है तो हर दोस्त, अगर रिस्क फैक्टर्स हैं आपको तो हर साल 2 साल में ट्रेडमिल या स्ट्रेस इको करवाइए। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं तो हर 5 साल में कराइए। 35 वर्ष की आयु के बाद, 10, 15, 20 साल के लड़कों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ ये करवाने को, 35-40 की एज के बाद हर 5 साल में एक बार कराइए। अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज होगा तो आपको वो पिकअप हो जाएगा। हर केस में पिकअप होगा ऐसा गारंटी नहीं बोलता हूँ। 70-75% ही इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू है, यानी 25% केस में क्रिटिकल ब्लॉकेज भी मिस आउट हो सकता है इसमें। पर ऑब्वियसली एंजियो इतना इन्वेजिव है और बाकी सब टेस्ट भी इतने ईजी नहीं है करने को, इसलिए हर टेस्ट में हर पेशेंट में अपन एंजियो नहीं करते। जहाँ सस्पिशन ज़्यादा लगता है कि यार इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है रिपोर्ट में, वहाँ पे हम एंजियो करके देख सकते हैं। 100% कंफर्मेशन डेफिनेटली एंजियो में ही होगा, लेकिन बाकी सब टेस्ट का एटलीस्ट रूटीनली बाकी सब पेशेंट्स के लिए हम कर सकते हैं। और जहाँ सिग्निफिकेंट डाउट लगता है वहाँ उसको हम कंफर्म करने के लिए रेगुलर एंजियो कर सकते हैं। अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये ट्रेडमिल टेस्ट हर साल 2 साल में करना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो हर 5 साल में करना चाहिए। और अगर इसमें कुछ फर्दर प्रॉब्लम आपको दिखती है तो इसको हम फर्दर इवैल्यूएट करके एंजियोग्राफी करके कंफर्म कर सकते हैं। दवाओं गोली का डिसीजन सिर्फ टीएमटी के बेसिस पे नहीं करते हैं। एंजियो में क्या रिपोर्ट आती है उसको कंफर्म करके ही फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कशन किया कि बेसिकली क्रिटिकल ब्लॉकेजेस को अटैक आने से पहले कैसे डिटेक्ट करें। अटैक मतलब 100% वाला स्टेज, 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज अगर है तो उसको हम 70-80% प्रेडिक्टिव वैल्यू के साथ ट्रेडमिल में डिटेक्ट कर सकते हैं। उससे कम वाला ब्लॉकेज ट्रेडमिल पे पिकअप नहीं होता। तो ये बोलना गलत है कि 10-20%, 30% वाला ब्लॉकेज ट्रेडमिल पे डिटेक्ट हो जाएगा, वो नहीं होता। ब्लॉकेज कब डिटेक्ट होगा? जब वो क्रिटिकल ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, और वो होगा 70% के बाद। अगर 10-20-30% वाला ब्लॉकेज है तो एक्सरसाइज के बाद भी ब्लड सप्लाई उस एरिया का एडिक्वेट ही रहेगा, तो टीएमटी वैसे ब्लॉकेज को 95% टाइम्स मिस हो जाएगा। 5 या 10% केसेस में पिकअप हो गया तो हो गया, पर अदरवाइज उसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्रिटिकल ब्लॉकेजेस ही पिकअप होंगे। 100% कंफर्मेशन सिर्फ एंजियो में होगा, पर एंजियो रूटीनली इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन्वेजिव है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। चाहे सीटी करें चाहे रेगुलर एंजियो करें, 100% रिस्क फ्री दोनों ही नहीं है। तो इसलिए वो तब करते हैं जब टीएमटी पॉजिटिव आता है, रूटीन स्क्रीनिंग केसेस के लिए नहीं करते हैं। हमारे टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि ब्लॉकेजेस को पहले पिकअप कैसे करना है, स्ट्रेस टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको डिस्कस करना। स्ट्रेस टेस्ट के लिए, टीएमटी के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो किया जो आपकी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें ट्रेडमिल क्या होता है पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है, स्ट्रेस टेस्ट और इसमें एक एक चीज़ों को और ईसीजी चेंजेस और क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह से ट्रेडमिल किया जाता है, सारे टॉपिक को हमने डिस्कस किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको ये इन्फॉर्मेशन एक जगह पे इजीली मिल जाए। आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से हमारा और हमारे पेशेंट का कई बार फ़ायदा होने से बदले नुकसान भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आपको साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाए, ताकि आप उसको फॉलो करके अपने पेशेंट का भला कर सकें और अपने पेशेंट का बेटर केयर कर सके, बीमारी को समझ सके। जब तक आपको बीमारी नहीं समझ में आएगी तब तक इलाज कैसे समझ में आएगा। जो लोग मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट
जिनको अच्छा लगता है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो का कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरीज एंड डाउट्स हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँ और आपके क्वेरीज को सॉर्ट आउट करें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और आई होप कि आपको इससे क्लिनिकली यूज़फुल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए नया और अच्छा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।